जय हिंद। आज हम संस्कृत साहित्य लेखिका जो कि हमारे पीयूषम का चौथा अध्याय है, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। इसकी चर्चा हम हिंदी भाषा में करेंगे। हिंदी भाषा में क्यों? क्योंकि हमारे एग्जाम में पीयूषम से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो हिंदी भाषा में पूछा जाता है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव। ये संस्कृत साहित्य क्या है, संस्कृत साहित्य लेखिका क्या है, तो यह एक निबंध है। चलिए इसके चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमारा पाठ का शुरुआत होता है। तो ये हमारा जो है पाठ परिचय है जो कि संस्कृत में दिया गया है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसका अर्थ हिंदी में देखते हैं। देखिए, ये हमारे पाठ परिचय का हिंदी का अर्थ है। तो देखिए इसको समझते हैं अब हम। समाज का वाहन पुरुषों और नारियों द्वारा संचालित होता है। साहित्य में दोनों का समान महत्व है। आजकल महिलाएं भी सभी भाषाओं में साहित्य लिखने में शामिल है और प्रसिद्धि प्राप्त कर रही हैं। तो देखिए, समाज का वाहन किसके द्वारा संचालित है? तो पुरुष और नारी दोनों के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। साहित्य में किसका किसका महत्व है? तो दोनों का महत्व है, पुरुष और स्त्री दोनों का भी। आजकल महिलाएं भी सभी भाषाओं में साहित्य लिखने में शामिल है और प्रसिद्धि प्राप्त कर रही है। महिलाएं किसमें प्रसिद्धि प्राप्त कर रही है? तो साहित्य लिखने में प्रसिद्धि प्राप्त कर रही हैं। प्राचीन काल से ही संस्कृत साहित्य ने साहित्यिक समृद्धि में कमोवेश योगदान दिया है। कमोवेश का मतलब होता है थोड़ा बहुत योगदान दिया है। इस पाठ में केवल सबसे प्रसिद्ध लेखकों, सॉरी यहाँ पे लेखिकाओं होगा, लेखक नहीं होगा, लेखिका होगा। इस पाठ में केवल सबसे प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा की गई है ताकि साहित्यिक कोश को भरने में उनके योगदान को समझा जा सके। इस पाठ में क्या दिया गया है? तो सबसे प्रसिद्ध जो लेखिकाएं हैं उनकी चर्चा की गई है। क्यों की गई है? ताकि साहित्यिक कोश को जो भरने में उनका योगदान है उसको समझा जा सके, इसलिए इसमें उनका चर्चा की गई है। देखिए, यहाँ से हमारा पाठ का शुरुआत होता है। ये जो है ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा है ये, और ये सेकंड स्टेंजा है हमारे, सॉरी पैराग्राफ है हमारे बुक में दिया गया है जो कि संस्कृत में, तो हम इसका अर्थ हिंदी में देखें। देखिए, विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों द्वारा विशाल संस्कृत साहित्य को बढ़ाया गया है। वैदिक काल से जिस प्रकार पुरुष शास्त्रों और काव्यों की रचना और संरक्षण के लिए समर्पित रहे, उसी प्रकार नारियां भी सावधान पाई जाती हैं। वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषि हैं बल्कि ऋषिकाएं भी हैं। वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक कौन कौन है? तो ऋषि और ऋषिकाएं दोनों भी हैं। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का उल्लेख है जिन्हें मंत्र देखने वाले के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो 24, और अथर्ववेद में कितनी? तो 5। देखिए, जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागंभृणी। यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वैदिक युग के ऋषिकाओं का नाम लिखें या वैदिक युग के ऋषिकाओं का उल्लेख करें, तो नाम लिखेगा यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागंभृणी। देखिए, नेक्स्ट जो सेकंड स्टेंजा है उसका अर्थ है, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैत्रेयी थी। अब देखिए, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैत्रेयी के बारे में किस उपनिषद में वर्णित है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। देखिए, अब देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी को दार्शनिक रुचि रखने वाली महिला के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को कैसी शिक्षा देते थे? तो आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। जनक की सभा में गार्गी वाचक नवी रहती थी। वाचक नवी का मतलब होता है रीडर, जो कुछ पढ़ता है उसे वाचक नवी बोला जाता है संस्कृत में। जनक की सभा में गार्गी वाचक नवी रहती थी जो शास्त्रों की व्याख्या में पारंगत थी, अर्थात शास्त्र का वाचन करती थी, जो कि गार्गी थी। महाभारत में सुलभा का वर्णन है जो जीवन भर वेदांत के अध्ययन के लिए समर्पित रही। क्वेश्चन कहता है कि महाभारत में किसका वर्णन है? तो सुलभा का। सुलभा क्या करती थी? तो वेदांत के अध्ययन के लिए समर्पित थी। देखिए, ये हमारा पार्ट का थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ है। इसके अर्थ को हम हिंदी में देखते हैं। देखिए, इसका अर्थ यहाँ पे दिया गया है। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग 40 कवित्रियों की करीब 150 स्फुट पद जहां तहां मिलते हैं। उनमें विजयांका प्रथम कल्प है, और इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि वह श्याम वर्ण की थी। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों का स्फुट पद मिलता है? तो 40, लगभग 40, और कितने स्फुट पद? तो करीब 150 स्फुट पद। उनमें प्रथम कल्प कौन थी? तो विजयांका प्रथम कल्प थी। और विजयांका का वर्ण कैसा था? तो विजयांका श्याम वर्ण की थी। ऐसा कैसे पता चलता है? तो एक श्लोक दिया गया है बुक में, उसका अर्थ यहाँ पे दिया गया है, उसी से पता चलता है। देखिए, क्या दिया गया है श्लोक का अर्थ, नील कमल की पंखुड़ी के समान श्याम वर्ण की विजयांका को बिना जाने दंडी ने व्यर्थ में उसे सर्वशुक्ला सरस्वती कहा है। देखिए, जो दंडी थी वो श्याम वर्ण की जो विजयांका थी, विजयांका को जानती नहीं थी, और उसके जो बोलते हैं ना, उसकी जो रचना थी उसी को पढ़कर वो बोली कि जो विजयांका है वह सर्वशुक्ला सरस्वती के समान है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि किसने विजयांका को सर्वशुक्ला सरस्वती कहा? तो दंडी ने विजयांका को सर्वशुक्ला सरस्वती कहा। ये देखिए, ये फोर्थ पैराग्राफ का। उसका समय अनुमानतः 8वीं शताब्दी माना जाता है। किसका समय अनुमानतः 8वीं शताब्दी माना जाता है? तो विजयांका का जो समय है वह अनुमानतः 8वीं शताब्दी माना जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि चालुक्य वंशी चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका थी। कुछ लोग क्या मानते हैं? कुछ लोग मानते हैं कि चालुक्य वंशी चंद्रादित्य की रानी ही विजय भट्टारिका ही विजयांका है। जो विजय भट्टारिका थी वही विजयांका है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। इसके अलावा शिला भट्टारिका, देव कुमारिका और राम भद्रम्बा जैसे दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका अपने सुंदर स्फुट पद के लिए प्रसिद्ध हैं। लिखेगा, क्वेश्चन दे देगा कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका का नाम लिखें जो अपने सुंदर स्फुट पद के लिए प्रसिद्ध हैं। तो नाम लिख दीजिएगा, शिला भट्टारिका, देव कुमारिका और राम भद्रम्बा। देखिए,
ये हमारा 5th पैराग्राफ है, ये हमारा 5th पैराग्राफ है और ये हमारा 6th पैराग्राफ, ये सेकंड लास्ट और ये लास्ट। इसका अर्थ हम हिंदी में देख लेते हैं। देखिए, यह सर्वविद है कि विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने संस्कृत भाषा को संरक्षित करने के लिए प्रयास किया। क्वेश्चन पूछ देगा कि किस साम्राज्य के राजाओं ने संस्कृत भाषा के संरक्षित करने के लिए प्रयास किया? तो विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने। उनके अंतपुर में भी रानियां थी जो संस्कृत रचना में निपुण थी। अंतपुर में रानियां थी जो कि संस्कृत रचनाओं में निपुण थी। कंपन राय का समय 14वीं शताब्दी। कंपन राय की रानी गंगा देवी, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपन राय की रानी कौन थी? तो गंगा देवी ने अपने स्वामी की जीत की घटना के आधार पर महाकाव्य मधुर विजयम की रचना की। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि मधुर विजयम की रचना किसने की थी? तो गंगा देवी ने। और क्यों की थी? तो अपने स्वामी की जीत की घटना के आधार पर की थी। किस आधार पर? तो अपनी जीत की घटना के आधार पर की थी। उसमें अलंकारों का समनिवेश हृदय वार्जक है। समनिवेश का अर्थ होता है सुंदर निवेश। निवेश मतलब होता है कुछ लगाना, यानी जो उसमें जो अलंकार का उपयोग किया गया है वह बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कंपन राय का समय या फिर गंगा देवी का समय। तो 14वीं शताब्दी। गंगा देवी के पति का नाम तो कंपन राय। और मथुरा विजयम की रचना किसने की थी? तो गंगा देवी ने। किस आधार पर की थी? तो अपने पति के जीत की घटना के आधार पर। 16वीं शताब्दी में जब अच्युत राय उसी राज्य में शासन कर रहे थे, रानी तिरुमलंबा ने वदराम्बिका परिणय नामक एक चंबू काव्य की रचना की। 16वीं शताब्दी में वह विजयनगर में कौन राज्य करता था? तो अच्युत राय शासन करता था। तो अच्युत राय, उनकी पत्नी का क्या नाम था? तो रानी तिरुमलंबा। उन्होंने किसकी रचना की? तो वरदंबिका परिणय नामक एक चंबू काव्य की रचना की थी। वहां संस्कृत गद की छठा अपने संपूर्ण पद और सुंदर पद व्यवस्था के साथ अति सुंदर है। कहाँ पे? तो ये जो इनका रानी तिरुमलंबा का ये चंबू काव्य है वदराम्बिका परिणय, उसमें इसका प्रयोग किया गया है। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त होने वाले सबसे लंबे संपूर्ण शब्द भी वही मिलते हैं। सबसे लंबे शब्द कहाँ मिलते हैं? तो वरदंबिका परिणय नामक जो चंबू काव्य है उसी में मिलते हैं। देखिए, ये जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है उसका अर्थ है आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव की विदूषिका सबसे प्रसिद्ध विद्वान है। पंडित क्षमाराव नाम की विदूषिका सबसे नाम होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव नाम की विदुषी सबसे प्रसिद्ध विद्वान है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में सबसे प्रसिद्ध कौन है? तो पंडित क्षमाराव। इनका यह जीवन काल है 1890 से 1953 तक। उन्होंने अपने पिता महान विद्वान शंकर पांडुरंग पंडित की जीवनी शंकर चरितम की रचना की। उन्होंने किसकी रचना की? तो अपने पिता की जीवनी शंकर चरितम की रचना की। गांधीवादी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा और ग्राम ज्योति जैसे कई गद्य और पद रचनाएं लिखी। उन्होंने किसके दर्शन से प्रभावित होकर? तो गांधीवादी दर्शन से, यानी गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने इसकी रचना की। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कि सत्याग्रह गीता किसकी रचना है, या फिर मीरा लहरी, या फिर कथा मुक्तावली, या फिर विचित्र परिषद यात्रा, या फिर ग्राम ज्योति, या फिर शंकर चरितम किसकी रचना है? तो पंडित क्षमाराव। याद रखिएगा। और सेकंड क्वेश्चन पूछ देगा कि पंडित क्षमाराव के पिता का क्या नाम था? तो शंकर पांडुरंग पंडित। क्या नाम था? शंकर पांडुरंग पंडित। देखिए, वर्तमान काल में रथ यानी प्रसिद्ध कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भावलाकर और मिथिलेश कुमार मिश्र प्रतिदिन संस्कृत साहित्य भर रहे हैं। यानी वर्तमान काल के प्रसिद्ध कवित्री कौन है? तो पुष्पा दीक्षित, वनमाला भावलाकर और मिथिलेश कुमार मिश्र। ये जो है वर्तमान काल के प्रसिद्ध कवित्रियां हैं। देखिए, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। जिसे देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अभी तक हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है अलस कथा तक। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।